हेलो बच्चों, नमस्कार। हमने पिछला वीडियो पर्यावरणीय कारकों पर बनाया था, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे बनाया था, और उसमें हमने पर्यावरणीय कारक या जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उनको दो भागों में बांटा था। एक तो अजैविक घटक, और जिसको एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं, और दूसरा जैविक घटक या बायोटिक फैक्टर्स। हमने उसमें अजैविक घटक एबायोटिक फैक्टर्स हैं उसके बारे में बात करना स्टार्ट किया था और बात की थी। वे तो जो हम अजैविक घटक हैं उनको यदि और फर्दर बांटते हैं तो हमने देखा कि उनको कितने दो भागों में और बांट सकते हैं, जैसे भौतिक कारक और दूसरा रासायनिक कारक। ठीक है, जो भौतिक कारक हैं उनको यदि फर्दर डिवाइड करें, यानी फिजिकल फैक्टर्स हैं, उनको यदि हम फर्दर डिवाइड करें तो हम उनको कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे एफेडिक फैक्टर्स हैं, एफेडिक फैक्टर्स में मृदा आती है। ठीक है, तो मृदा, उसके अलावा टेम्परेचर, लाइट, वाटर, एयर। ठीक है, ये सब क्या है? भौतिक कारक हैं। और भौतिक कारकों में फिर अगला रासायनिक कारक देख सकते हैं, जैसे जो आवास है या सोइल है उसकी पीएच क्या है, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको। ठीक है, माध्यम के पोषक तत्व हैं उनके बारे में, तो उसमें मैक्रो एलिमेंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो, और माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे पर्यावरणीय कारकों के अजैविक घटकों में से एफेडिक फैक्टर्स या सॉइल के बारे में। तो जो मृदा है ये एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है, तथा स्थलीय समुदाय जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज़ हैं, उनका मूल आधार है। ये कार्बनिक पदार्थों के क्षय और खनिज पदार्थों के पुनर्चक्रण का महत्वपूर्ण स्थल है। ये भूपर्वती जो अर्थ क्रस्ट है उसका सबसे ऊपरी स्थल होता है, जो कि खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों से युक्त होता है। पौधों में पोषक पदार्थ तथा पानी की आपूर्ति के स्रोत के अलावा खाद्य जो श्रृंखला होती है उसका ही एक अच्छा स्रोत है। सभी जो स्थलीय जीव हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, उन सभी के लिए मृदा अवलंबन का कार्य करती है। मृदा शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वह पदार्थ जिसमें पादप वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है उसको पीडोलॉजी कहते हैं, या एफेडोफोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मिट्टी का जो अध्ययन है या सॉइल का जो अध्ययन है वो कृषि, बागवानी, फॉरेस्ट्री, सिंचाई, फर्टिलाइजर्स के उपयोग आदि से संबंधित जो स्टडी है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो जो मृदा है ये एक क्या जटिल जैव भौतिकी या बायोफिजिकल सिस्टम है, तंत्र है, जो कि पादप और जीवों के लिए ऑक्सीजन, पोषण, पानी और अवलंबन प्रदान करता है। ये जो मृदा है ये लाखों माइक्रोब्स, ठीक है, सूक्ष्म जीव, जीवाणु और कवकों से युक्त होती है। तो जो मृदा है ये, इसमें आप क्या है, ये सूक्ष्म जीव, बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, फंगस रहती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मृदा है ये जैविक और अजैविक कारकों के मध्य अंतःक्रिया के कारण एक जीवित तंत्र है। ठीक है, और मृदा को एक त्रिविमीय इकाई, 3 डायमेंशनल यूनिट के रूप में माना जाता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई तीनों घटक उपस्थित होते हैं। और इसकी जो ये त्रिविमीय, यानी इसकी क्या है, तीनों चीज़ हैं इसमें। इसकी लंबाई भी है, ठीक है, ये लंबाई है, इसकी चौड़ाई है,
ठीक है, चौड़ाई भी है और इसकी गहराई भी है। ठीक है, चौड़ाई है, लंबाई है, चौड़ाई है और इसकी गहराई है, तीनों ही घटक हैं, इसलिए इसको त्रिविमीय इकाई के रूप में देखते हैं। तो जो मृदा है इसका निर्माण, जो फॉर्मेशन है, उसको हम पीडोजेनोसिस कहते हैं। ठीक है, मृदा निर्माण को क्या कहते हैं? पीडोजेनेसिस। मृदा अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का एक से संतृप्त मिश्रण है। इसमें अकार्बनिक घटक मुख्य रूप से चट्टानों द्वारा प्राप्त होते हैं। जो अकार्बनिक घटक हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? चट्टानों से। ठीक है, तो जो एफेडिक फैक्टर हैं उसमें हम सॉइल का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो एफेडिक फैक्टर हैं उसमें हम यदि पूरा देखें तो इसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके? सॉइल के। उनका कम्युनिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस ऑन द कम्युनिटी है, उसको देखेंगे। तो सॉइल इज़ द अपर लेयर ऑफ अर्थ, ये पूरी यानी अर्थ है ऐसे, तो ये क्या है? उसकी ऊपर की लेयर है। ठीक है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ द अंडरलेइंग रॉक्स। जो उसके नीचे, मृदा के नीचे जो है उसके नीचे क्या है? चट्टानें हैं। तो चट्टानों के वेदरिंग यानी वातावरणीय कारक, चाहे वो फिजिकल है चाहे केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सब की वजह से मृदा का निर्माण होता है। तो एफेडिक जो फैक्टर्स हैं हम उसमें सॉइल पढ़ रहे हैं, और तो इसमें क्या देखेंगे? सॉइल टैप्स देखेंगे, सॉइल का पीएच देखेंगे, एविवेल सॉइल वाटर है वो देखेंगे, ह्यूमस देखेंगे, एयर और मिनरल कंटेंट्स देखेंगे, सॉइल टेक्सचर और स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। तो मृदा अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का एक संतृप्त मिश्रण है। जब हम कहीं किसी स्थान की मृदा का अध्ययन करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक गहरा खड्डा काटते हैं इस तरह से। तो ये एक सेकंड, तो जो मृदा है उसका, ये कोई ज़मीन है, मान लो ये आपकी क्या है? ज़मीन है। ठीक है, तो यदि हम इसमें इस तरह से एक कट लगाएं ज़मीन में तो हमें ये सब दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये पृथ्वी का उदग्र यानी वर्टिकल काट है, जिसको हम क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका। इसको कहते हैं हम मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, या सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, इंग्लिश में तो इसको हम कह देते हैं सीधा सीधा सॉइल प्रोफाइल, और हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो जो इसमें उपस्थित विभिन्न स्तर हैं, 36 स्तर हैं। ठीक है, हॉरिजन है, वो क्या कहलाते हैं? क्षैतिज स्तर या हॉरिजन्स कहलाते हैं। इसके जो, अब जैसे आप एक यहाँ देख रहे हो, इसके यदि ये देखो, एक ये है, 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 तो ये मुख्य रूप से 5 आप इसके क्या देख रहे हो? हॉरिजन्स देख रहे हो। प्रत्येक जो क्षैतिज मोटाई है, रंग है, रचना है, छिद्रता है, अम्लीयता है, संगठन है, ये सब अलग अलग प्रकार का होगा। हर एक मृदा में अलग अलग प्रकार का होगा। आपने मिट्टियों के प्रकार देखे होंगे, मिट्टियों के रंग देखे होंगे। ठीक है, तो इसी तरह जब हम मिट्टी का किसी भी आवास में यदि हम वहाँ की मृदा का अध्ययन करेंगे तो हम इस तरह से उसकी जो वर्टिकल काट है उसको देखते हैं, जिसमें ये इस तरह से क्षैतिज मोटाई, रंग, रचना, छिद्रता, अम्लता और संगठन के आधार पर अलग अलग स्तर पाए जाते हैं। सामान्यतः मृदा में ये 5 क्षैतिज स्तर होते हैं। कितने क्षैतिज स्तर होते हैं? 5 क्षैतिज स्तर होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है? वो क्षैतिज स्तर होता है। ये किसका बना होता है? ये कार्बनिक पदार्थों बना होता है। सबसे ऊपर का जो मृदा का स्तर है उसको हम ओ हॉरिजन, वो मीन्स ऑर्गेनिक से ले सकते हो आप। किससे? ऑर्गेनिक से। तो ये कार्बनिक पदार्थों का बना होता है सबसे पहला हॉरिजन, इसको ओ हॉरिजन कहते हैं। और जो ABC हैं, ये खनिज स्तर है। ठीक है, और R जो होता है ये क्या है? चट्टानी स्तर है। ठीक है, ये खनिज स्तर है। यहाँ पर आपका कार्बनिक पदार्थ है, यहाँ क्या है? कार्बनिक पदार्थ है।
ठीक है, ये कार्बनिक स्तर है जिसको हम कहते हैं ओ हॉरिजन। और ये जो बीच के हैं ये सब क्या है, खनिज स्तर है। क्या है, खनिज स्तर है, ये सब खनिज स्तर है। और जो सबसे नीचे है, ठीक है, जिसको हम आर हॉरिजन कह रहे हैं, ये क्या है, चट्टानी स्तर है, चट्टानी स्तर है। ठीक है, इसको चट्टानी स्तर कहते हैं। तो ए और जो बी हॉरिजन है आपके, कौन सा, ए, ये ए हॉरिजन और ये बी हॉरिजन। देखिए ये क्या है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से आपकी जो सॉइल प्रोफाइल है वो दिखाई होती है। तो स्तर किसी में 5 दिखा रखे होंगे, किसी में 6 दिखा रखे होंगे, किसी में ओ को और O1 O2 में बांट दिया जाता है, ऐसे ही A1 A2 में बांट दिया जाता है। लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर इनको केवल 5 स्तरों में बांटें। तो पहला हॉरिजन होगा वो आपका वो हॉरिजन होगा जिसको हम कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसमें, इसलिए इसको ऑर्गेनिक हॉरिजन कहते हैं। ABC जो हॉरिजन है इनमें खनिज स्तर होता है, इसलिए इनको खनिज स्तर मानते हैं। और जो लास्ट का सबसे नीचे होता है वो रॉक स्तर है, रॉक स्ट्रेटम है, जिसको आर हॉरिजन के नाम से मानते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल ए और बी जो हॉरिजन है, कौन सा, ए प्लस बी हॉरिजन, ये मिलकर ही वास्तविक जो मृदा होती है उसका निर्माण करते हैं, जिसे हम शोलम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शोलम कहते हैं। तो प्रत्येक जो ये क्षैतिज स्तर है इसको पुनः फिर बांटा जा सकता है, बट आप चाहो तो एक बार देख लो, अदरवाइज ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे पहले जो आप बात करें, सबसे पहले हम बात करें ओ हॉरिजन की। ठीक है, किसकी, ओ हॉरिजन की। तो जो और ओ हॉरिजन है ये मृद परिच्छेदिका का सबसे ऊपरी स्तर है, या ऑर्गेनिक क्षैतिज भी कहते हैं या ओ क्षैतिज कहते हैं। ये जो वनीय क्षेत्रों, वन जो होते हैं उनके क्षेत्रों की जो मृदा होती है उसमें ये स्तर पाया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक स्तर है, क्या है, कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे। कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, वनों में पाए जाएंगे। तो ये जो ओ क्षैतिज है ये ज़्यादातर वनीय जो क्षेत्र हैं उनकी मृदा में पाया जाता है। जो डेजर्ट हैं या फिर घास क्षेत्र हैं उनकी मृदा में ये स्तर अनुपस्थित रहता है। इस जो ओ हॉरिजन है या ओ क्षैतिज है, इसमें 2 उप स्तर हो सकते हैं, है ना, सब स्ट्रेटम हो सकते हैं। पहला O1 और दूसरा O2। तो O1 जो हॉरिजन है ना, जिसको कई बार O00 भी, A00 भी कह देते हैं या L हॉरिजन भी कह देते हैं, ये मृदा का सबसे ऊपरी स्तर है। इसमें क्या पाई जाएंगी, इसमें ये जो है इसमें मृत पत्तियां हैं, तने हैं, छाल हैं, ठीक है, प्राणियों की विष्ठा आदि ये जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। इस स्तर में पादपों और प्राणियों के अवशेष नग्न आंखों से देखा जा सकते हैं, मतलब जो पूरी तरह से अभी डिग्रेड नहीं हुए हैं ऐसे कार्बनिक पदार्थ इनमें पाए जाते हैं। इसको हम O1 क्षैतिज कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये सीजनल होता है, जैसे पतझड़ है, पतझड़ के बाद आप देखोगे कि जहाँ पे वन क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं नीचे। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो O1 हॉरिजन है, ये O1 हॉरिजन जो होता है ये मौसमी होता है। ठीक है, पर्णपाती वनों में ये क्षैतिज सबसे मोटा होता है। और ठीक है, उसके बाद दूसरा O2 है, ये क्षैतिज O1 के नीचे उपस्थित सबस्तर है। ठीक है, ये काले रंग की अविघटित मृदा होती है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा बहुत विघटन हो जाता है। ठीक है, पूरी तरह से विघटित नहीं होता है, लेकिन अविघटित क्या होती है, मृदा होती है। तो O2 क्षैतिज के जो ऊपरी स्तर में आंशिक रूप से विघटित डफ है ना, मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो हॉरिजन का, वो जब थोड़ा बहुत आंशिक विघटित हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डफ कहते हैं। उसको कहते हैं हम डफ, DUFF, डफ। ठीक है, तो इसमें O1 हॉरिजन है, इसमें क्या होता है, डफ होती है, तो इसको कई बार डफ लेयर भी कह देते हैं। ठीक है,
इसका भी जो सबसे निचला स्तर होगा वो पूर्ण रूप से कैसा होगा, विघटित हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, जो आपका ओ हॉरिजन है, कौन सा हॉरिजन, वो हॉरिजन है, उसमें पहले क्या है, ओ है जिसको O1, फिर दूसरा O2 कहते हैं। इसमें O1 में तो आपकी सारी जो अविघटित ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाएगा। O2 में पार्शली अपघटित जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो पाया जाएगा। ठीक है, जो पार्शली अपघटित मटेरियल होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डफ कहेंगे। क्या कहेंगे, हम डफ कहेंगे। और इसके नीचे का जो स्तर होगा, इसी में O2 में जो नीचे का स्तर है वो पूर्ण रूप से विघटित होगा। ठीक है, निचला स्तर पूर्ण रूप से विघटित या डिग्रेडेड होता है। इसको हम कार्बनिक ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जो पूरी तरह से जो ये मृदा है जब विघटित या ऑर्गेनिक मटेरियल है जब विघटित हो जाते हैं तो हम इसको ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, अतः इस स्तर को ह्यूमस स्तर या ह्यूमस लेयर कहते हैं। इसमें कीट और जो सूक्ष्म प्राणी हैं वो उपस्थित रहते हैं। इसके बाद जो अगला स्तर है वो क्या है आपका, ए हॉरिजन है। अगला स्तर कौन सा है, ए हॉरिजन है। ठीक है, ये आपका क्या, ए हॉरिजन है। ठीक है, ये लिटर जोन के नीचे होता है। ठीक है, जो आपका ओजोन था, लिटर जोन मतलब O2 का नीचे का हिस्सा जिसमें मृदा ह्यूमस बन गई है। ठीक है, जिसमें सूक्ष्म जीव रहते हैं, उसके नीचे का जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं, ए क्षेत्र कहते हैं। ये एक्चुअली ये जो आपका जैविक क्षेत्र था जहाँ पर सूक्ष्म जीव वगैरह थे और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका विघटन हो गया है, उसके जो निक्षेप हैं वो इसमें नीचे आके परकुलेट होके इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए ये क्या है, निच्छालन का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है ये, निच्छालन का क्षेत्र, निच्छालन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में पदार्थ जलीय विलयन की स्थिति में उपस्थित होते हैं। ठीक है, निच्छादित होने वाले जो तरल हैं, निच्छादित होने वाले तरल की मात्रा गुरुत्वीय जल की मात्रा के समानुपाती होती है। यदि गुरुत्वीय जल अधिक है तो निच्छादित होने वाले जो पदार्थ हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और यदि गुरुत्वीय जल मात्रा कम है तो कम होंगे। ए जो हॉरिजन है, ये जो ए हॉरिजन है इसको हम फर्दर 3 भागों में बांट सकते हैं, है ना। चाहे तो हम इसको 3 भागों में फर्दर बांट सकते हैं, A1, A2 और A3। ठीक है, A1 क्षैतिज है। इस क्षेत्र में ह्यूमस मृदा खनिजों के साथ साथ मिश्रित रहती है। ये स्तर अपेक्षाकृत गहरे रंग का होता है और इसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। और इस संस्तर में जो A1 संस्तर है इसमें बैक्टीरिया और फंजाई काफ़ी संख्या में उपस्थित रहती हैं। और जो A2 क्षैतिज है या A2 जो हॉरिजन है, ये क्षेत्र A1 के नीचे उपस्थित होता है। यहाँ पर निच्छालन की दर सर्वाधिक होती है। इस स्तर में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, लेकिन सिलिकेट और आयरन के ऑक्साइड, ठीक है, सिलिकेट और आयरन के ऑक्साइड होते हैं यहाँ पे, और A1 सर्वाधिक दर से हटा दिए जाते हैं। तो जो सिलिकेट में और में से सिलिकेट और आयरन के ऑक्साइड हैं उनको क्या धीरे धीरे कम हो जाते हैं। फिर तीसरा A3 है। A3 जो क्षैतिज है ये प्राय अनुपस्थित होता है। ये A2 और B के मध्य का एक संक्रमण स्तर मान सकते हो आप, वो है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका हॉरिजन आता है वो कौन सा आता है, आपका B हॉरिजन आता है। ठीक है, ये B हॉरिजन, B हॉरिजन ये A स्तर के, ये पूरा आपका क्या हो गया, A स्तर हो गया। ठीक है, इस A स्तर के नीचे ये क्या है, B हॉरिजन है। ये A स्तर के नीचे उपस्थित होता है। इस स्तर में विभिन्न पदार्थों का संग्रह होता है। इस स्तर में आयरन और एल्युमिनियम के जो पदार्थ हैं वो उपस्थित होते हैं। B क्षैतिज को हम B, B2, B3 आदि में विभक्त कर सकते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो अगला स्तर है वो आपका क्या है,
सी हॉरिजन है। ठीक है, सी हॉरिजन अपेक्षाकृत मोटा होता है। कैसा होता है ये? मोटा होता है, मोटा होता है और बी क्षैतिज के नीचे उपस्थित होता है और इस स्तर में जो पैतृक पदार्थ हैं वो उपस्थित रहते हैं। यह स्तर हल्के रंग का होता है। कैसा होता है? थोड़ा हल्के रंग का होता है। ठीक है, इसमें कार्बनिक पदार्थ अनुपस्थित होते हैं। जो ये ऑर्गेनिक मटेरियल हैं वो आपके सी स्तर तक नहीं पहुंच पाते, तो इसमें क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं पाया जाएगा। बी हॉरिजन के नीचे उपस्थित होगा, ये आपका सी हॉरिजन हो गया। इसके बाद सबसे नीचे जो है वो आपका कौन सा है? आर हॉरिजन है। ठीक है, ये आर हॉरिजन जो सॉइल प्रोफाइल है या मृदा परिच्छेद का है उसके सबसे निचला स्तर है। इसमें आपकी पैतृक चट्टानें, जो पेरेंटल चट्टानें होती हैं वो उपस्थित होती हैं। कौन सी चट्टानें? पैतृक चट्टानें। जो पैतृक चट्टानें हैं वो उपस्थित रहती हैं। तो ये जो मृदा है इसके क्षैतिजों की मोटाई और जो मोटाई है और इसका जो महत्व है विभिन्न क्षैतिजों का, वो अत्यधिक परिवर्तनशील होता है। मृदा परिच्छेदिका की परिकल्पना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी तरह यदि हम मृदा के दूसरे घटकों की बात करें, टेक्सचर की बात करें, है ना, किसकी? सॉइल टेक्सचर की। चलो कर लेते हैं, है ना। बाकी तो आप किसी भी किताब में से, आप बुक में से पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें खूब सारी डिटेल में दी रखी होंगी। तो आप थोड़ा बुक्स पढ़िए और पढ़ के नोट्स बनाइए। हमेशा चाहे आप वीडियो देख रहे हैं या हम जो आपको ई कंटेंट दे रहे हैं उन सब में से थोड़ा थोड़ा लिखा करिए। और कोई बात है आप चाहो तो हम लोगों के साथ लिख सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया, जो भी है। या फिर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो में नीचे कमेंट के तौर पे भी आप कुछ लिख सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, इसको दोबारा समझा दीजिए, तो नया उस टॉपिक पे वीडियो बना के समझा देंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए, वीडियो को देखिए 1 बार 2 बार, जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आए देखते जाइए। तो हमने ये आपकी सॉइल प्रोफाइल की बात कर ली। हमने सबसे पहले किसकी बात की? आपकी सॉइल प्रोफाइल की बात की। ठीक है, प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं मृदा के प्रकार और उसकी संरचनाओं की। तो सबसे पहले सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर आपने ऐसे पढ़ा होगा, सुना होगा ना, चिकनी मिट्टी है, बालू मिट्टी, इस तरह की। तो इस तरह से हम मिट्टियों का क्या करते हैं? नामकरण दे देते हैं, है ना। तो सॉइल टेक्सचर की बात करें या मृदा की टाइप की बात करें तो मृदा के द्वारा उस क्षेत्र में उपस्थित जो फौना और फ्लोरा है, यानी प्राणी और जो पादप हैं, वो सब प्रभावित होते हैं। मृदा के टेक्सचर का निर्धारण इसके जो कण हैं उनके आकार के आधार पर किया जाता है। इन कणों का नामकरण जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस है उसके द्वारा किया गया है। तो सबसे कम व्यास के, यानी 0.002 mm से कम के यदि सॉइल पार्टिकल हैं तो वो कैसी मिट्टी होगी? चिकनी मिट्टी होगी। तो मिट्टी को यदि हम बांटें तो चिकनी मिट्टी में बांट सकते हैं। पहली चिकनी मिट्टी होगी, दूसरी गाद होगी, फिर महीन बालू होगी, फिर मोटी बालू होगी और फिर महीन बजरी होगी। तो चिकनी मिट्टी के कण सबसे छोटे होंगे, जो 0.002 mm से छोटे होंगे। गाद होगी वो 0.002 से लेके 0.02 तक होगी, mm की होगी। और जो महीन बालू है उसकी साइज 0.02 mm से लेके 0.2 mm तक की होगी। इस तरह से हम मिट्टी के विभिन्न सॉइल टेक्सचर के आधार पर बांट सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, तो यदि ये जो सॉइल के पार्टिकल की साइज है इसके आधार पर हम मिट्टी के प्रकारों की बात करें तो पहली प्रकार की मिट्टी है वो है बलुई मिट्टी, या क्या कहेंगे उसको? हिंदी में बालुई कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पहली जो प्रकार है वो है बालुई मिट्टी। ठीक है, इसको सैंडी सॉइल भी कह देते हैं। सैंडी सॉइल क्या कहेंगे? बालुई मिट्टी या सैंडी सॉइल।
ये जो मिट्टी है इसमें बालू कण अधिक होते हैं, और ये कण कैसे होते हैं? शिथिल और शुष्क और पोषक पदार्थों से कम संतृप्त होते हैं, यानी इनमें पोषक पदार्थ क्या होते हैं? कम होते हैं। और इनमें जो बालुई मिट्टी है इसमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत कम होती है। दूसरी मिट्टी का प्रकार है खड़िया मिट्टी या क्ले सॉइल। तो जो मिट्टी है उनके प्रकार की बात करी तो हमने बताया पहली प्रकार क्या है? बलुई मिट्टी का है। तो इस मिट्टी में बालू कण अधिक होते हैं, शिथिल होती है, शुष्क होती है और पोषक पदार्थ कम होते हैं, और पानी को रोकने की इसकी क्षमता बहुत कम होती है। दूसरी जो मिट्टी है वो खड़िया मिट्टी या क्ले सॉइल है। इसमें मुख्य रूप से क्ले पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो पार्टिकल हैं उनकी साइज जो है कोलाइडी होती है, कोलाइडी कणों के आकार की होती है, जिससे इसमें प्रत्यास्थता अधिक होती है और पानी की रोकने की क्षमता भी थोड़ी कम होती है। इसमें जो खड़िया मिट्टी है इसमें पानी को रोकने की क्षमता कम होगी, क्योंकि पार्टिकल कैसे हैं? कोलाइडी आकार के हैं। इस मृदा में पानी और वायु का सामान्य प्रवाह नहीं होता है, अतः पादप वृद्धि के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। तो ये दोनों ही मिट्टियाँ क्या है? पादप वृद्धि के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। अगली मिट्टी है दोमट मिट्टी। ये मिट्टी जो है, इस जो मृदा है इसमें बालू मिट्टी, सिल्ट और क्ले अधिक या कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की मृदा पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। तो पहली बलुई, दूसरी खड़िया और तीसरी दोमट मिट्टी, और तीसरी है क्ले लोम। क्ले लोम इसमें क्या? क्ले कणों की मात्रा अधिक होती है। फिर अगली है सैंड लोम, इसमें बालू कणों की मात्रा अधिक होती है। पौधों ये जो क्ले लोम और जो सैंड लोम है ये दोनों ही पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती हैं। तीसरी जो है वो है सिल्ट लोम। ठीक है, सिल्ट लोम में क्या है? सिल्ट की मात्रा अधिक होती है, अतः इसमें वायु का जो प्रवाह है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छी जो मिट्टियां हैं वो दोमट और क्ले लोम है। कौन सी? दो हैं, एक तो दोमट और दूसरी लोम। ये तो आपकी क्या हो गई? जो मृदा में पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स हैं, उनकी आकार के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण या मृदा का वर्गीकरण हो गया। इसके अलावा जो मिट्टी की रासायनिक प्रकृति है, केमिकल नेचर ऑफ सॉइल है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिट्टी में अनेक जो अकार्बनिक लवण हैं, पोषक तत्व हैं, कुछ कार्बनिक यौगिक हैं, जिसमें मुख्य रूप से पौधों और प्राणियों के विघटन से उत्पन्न प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सब क्या रासायनिक पदार्थ हैं। तो जो मिट्टी होती है उसकी अम्लता और क्षारीयता इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए कई बार क्या क्षारीय मिट्टी होती है, अम्लीय मिट्टी होती है, तो ये क्या एक प्लांट्स होते हैं उनके लिए क्या ये सीमाकारी कारक का कार्य करती है। ठीक है, तो मिट्टी एक अति महत्वपूर्ण स्थलीय कारक या एडाफिक फैक्टर है, जिसमें अनेक जीवधारियों का आवास होता है। इसकी जो भौतिक और रासायनिक संरचना का सीधा संबंध किससे होता है? विभिन्न पौधे और जंतुओं के वितरण और उनके जैविक क्रियाओं पर पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा मृदा में जो जल की मात्रा है वो होती है। ठीक है, तो मृदा में जल की जो अत्यधिक मात्रा होती है वो एक जल का स्रोत है। ठीक है, जीवों के लिए मृदा में जो पानी है उसको हम क्या है, कई बार गुरुत्वीय जल कहते हैं, है ना, जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वो नीचे होता है। केशिकीय जल भी कहते हैं, कैपिलरी वाटर होता है। कुछ हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक या आर्द्रताग्राही जल होता है, जो जनरली आर्द्रता जो इन्वायरमेंट में होती है उसको मिट्टी सोख लेती है, तो वो जल क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। ठीक है, कुछ कंपाउंड वाटर होता है। कुछ कंपाउंड वाटर का मतलब क्या होता है? जो रासायनिक पदार्थों के या जो केमिकल्स हैं उनके साथ संयुक्त अवस्था में मिलता है। तो ये जो मृदा है इसका प्राणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मृदा का जो गठन है, टेक्सचर है या रासायनिक जो संगठन है, वो निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार के प्राणी इसे आबाद कर सकते हैं। ठीक है, सीधी जो इकोसिस्टम बनेगा वो इसी बात पर निर्भर करेगा कि मृदा किस तरह के जीवों को सपोर्ट करेगी और किस तरह के जीवों को सपोर्ट नहीं करेगी।
यानी जो मृदा है वो ये डिसाइड करती है कि उस क्षेत्र में किस तरह के प्राणी पाए जाएंगे। इसके द्वारा अनेक जो कम्युनिटी हैं वो कितनी बड़ी आकार की होंगी, उनमें पोषण का स्तर क्या होगा, वो सब भी डिसाइड होता है। तो मृदा की जो पोरिसिटी है, मृदा में जो परिसंचरित होने वाला वाटर है, एयर है, ये इन सब के जो क्वांटिटी है वो प्राणियों की वृद्धि और पोषण के लिए पदार्थों की उपलब्धता को निर्धारित कर प्राणियों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो मृदा के जो गठन है उसका प्राणियों पर क्या प्रभाव होगा, ये सब इसी से निर्धारित होगा। विशेष रूप से जो अनुकूलित प्राणी होते हैं वो ही उन भूमि तलों पर रह सकते हैं। जैसे चट्टानी भूमि भाग हैं जो चट्टानी भूभाग हैं और कठोर खुले प्रदेश हैं, उनमें तेज दौड़ने वाले प्राणी पाए जाते हैं, जिनमें क्या होंगे, लिम्ब डिजिट्स होंगी, पाद उंगलियां होंगी। ठीक है, उनकी संख्या क्या है, प्राय कम होगी, जैसे हिरण, बारहसिंगा और शुतुरमुर्ग। और जो मृदा के गठन का पौधों पर प्रभाव है, तो जो ठोस चट्टानी आधार हैं उन पर केवल मॉस और लाइकेन जीवित रह सकते हैं। ठीक है, बालू टीले या बजरी सरपण या ग्रेवाल स्लाइड जैसे स्थलीय स्थानांतरण जो शिफ्टिंग आधार हैं उन पर बेई पौधे पाए जा सकते हैं, जिनका मूल तंत्र क्या होगा, बहुत ज़्यादा विस्तृत मजबूत हो, है ना। जैसे अपने राजस्थान में डेजर्ट एरिया है, उसमें केवल वही पादप पाए जा सकते हैं जिनका मूल तंत्र कैसा हो, विस्तृत और मजबूत हो। जैसे टीलों की घास और जो पौरंचिया है वो बहुत मुलायम होती है ना, पौधों की स्थापना नहीं हो सकती, जिससे मजबूत पकड़ की आवश्यकता होती है। यदि मृदा की जो सरंध्रता है अधिक है तो इसमें से जल क्या होगा, जैसे अपना जो डेजर्ट एरिया है उसमें क्या होता है, जो मृदा है उसके कण कैसे हैं, मोटे हैं, तो उसके बीच में सरंध्रता अधिक है, जिससे जल शीघ्र क्या हो जाता है, रिस जाता है। इसके अलावा जो मृदा का केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन है, उसका भी प्राणियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मृदा का जो रासायनिक संगठन है वो मृदा का जो रासायनिक संगठन है प्राणियों के भोजन के माध्यम से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दोनों ही रूपों में जीवों को प्रभावित करता है। जैसे कैल्शियमी खोल, कैल्शियरिस जो सेल्स युक्त जो घोंगे हैं, लैंड स्नेल्स हैं, उन मृदाओं में विशेष रूप से अधिक पाए जाते हैं जिनमें चूने का अंश अधिक होता है। ठीक है, तो मृदा का रासायनिक संगठन प्राणियों को भोजन के माध्यम से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जैसे कैल्शियम युक्त जो कैल्शियमी सेल वाले जो घोंगे हैं केवल उन मृदाओं में विशेष रूप से पाए जाएंगे जिनमें चूने का अंश अधिक हो। चूना पत्थर वाले प्रदेशों में हेलिक्स के खोल का भार, कुल भार जो होता है वहाँ का मिट्टी का, उसका 35% तक होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो चूना पत्थर वाली मृदाएं उनमें स्तनधारियों की अस्थियां भी अपेक्षाकृत कैसी होंगी, अधिक भारी पाई जाएंगी। केंचुए, कीट, कई मकड़ियाँ, सूत्रकृमि, प्रोटोजोआ आदि मृदा में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का उपयोग भोजन के स्रोत के रूप में करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सॉइल है या मृदा है वो जीवों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। तो आज हमने क्या जाना, हमने सॉइल के बारे में जाना। ठीक है, इसके भौतिक रासायनिक जो संगठन है उसके बारे में जाना, विशेष रूप से सॉइल प्रोफाइल के बारे में जाना, उसके 5 स्तर के बारे में जाना। पहला स्तर O होगा, फिर A, B और C, और सबसे नीचे का R होगा। ठीक है, तो बच्चों ढंग से पढ़ो, एक एक करके हम इन सारे जो अजैविक कारक के हैं, जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, उसके बारे में लगातार इन वीडियो के माध्यम से बात करते रहेंगे। अगले वीडियो में हम अगला अजैविक कारक तापमान, टेम्परेचर है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।